हेलो दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एसएम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि हम टीजीटी पीजीटी के लिए न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अब टीजीटी पीजीटी में मैंने बताया था हम फर्स्ट क्लास में अपना लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की आज ये क्लास 1 है और क्लास 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के तीनों के कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। सारे कंसेप्ट होने के बाद में उसके नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, सारे पीवाईक्यू, जितने भी पीवाईक्यू अब तक टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी जहां भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ है, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे पीवाईक्यू करेंगे। उसके साथ साथ जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा या बाद में वीडियो बनाऊंगा, उनमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स जो बुक है उसके 1 से लेके जितने भी क्वेश्चन है, मान लो हमारा ये कैलकुलस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। तो आज हम अपने कंसेप्ट में चल रहे हैं और यहां पे लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है लिमिट। लिमिट क्या होता है? तो लिमिट पता होना चाहिए। मान लो एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, कोई भी फंक्शन है। अगर मैं कहूं इसकी लिमिट निकालो एट एक्स इक्वल टू 1 पे, लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इक्वल टू, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये वाला फंक्शन यहां रख देना है। अब इस एक्स की वैल्यू को डायरेक्ट आपको इसमें फंक्शन में रख देना है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3। अब ये क्या हुआ, मान लो ये सिंपल फंक्शन आया और हमने एक्स की वैल्यू 1 इसमें रख दी तो 3 आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3 पे निकालो, तब भी आप क्या करोगे? सॉरी, एट एक्स इक्वल टू 1 पे निकालो, तब भी आप क्या करोगे? x की वैल्यू 1 इसमें डाल दोगे, तब भी क्या आंसर आएगा? तब भी आंसर 3 आ रहा है। अब आप सोचोगे लिमिट में और फंक्शनल वैल्यू में अंतर क्या हुआ? तो ऐसे केसेस में लिमिट और फंक्शनल वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि ये जो फंक्शन है इस फॉर्म का नाम होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेट फॉर्म, डिटर्मिनेट फॉर्म जो होती है उसमें क्या होता है, सिंपल जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसमें x की वैल्यू डाल दो और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा निकल के। लेकिन हमारा लिमिट केवल यहीं तक सीमित नहीं है। लिमिट का काम जो पड़ता है, लिमिट का काम जो पड़ता है वो बेसिकली इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए ज्यादा पड़ता है, जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में लिमिट का सबसे ज्यादा यूज होता है, ये 7 होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल समझाऊं, वैसे मैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए आगे बात करूंगा, लेकिन अगर मैं कोई और फंक्शन दूं एफ एक्स इक्वल टू, कोई भी फंक्शन है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, कोई भी फंक्शन है। अगर मैं कहूं लिमिट निकालो इसकी एक्स टेंडिंग टू 1 पे एफ एक्स की, तो कैसे निकालोगे आप? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब जैसे ही एक्स टेंडिंग टू 1 पे इसकी लिमिट निकालोगे तो क्या आएगी? वो एक्स की वैल्यू 1 इसमें डालोगे डायरेक्ट, और जैसे ही डालोगे तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0, और 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? 0/0 फॉर्म, मतलब ये वाली फॉर्म। तो ये फॉर्म क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई है। कैसी फॉर्म हो गई है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इन केसेस के लिए हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? लिमिट की। क्योंकि हम डायरेक्ट, अगर मैं आपसे पूछता कि इस फंक्शन की 1 पे वैल्यू निकालो, तो आप नहीं निकाल पाते, क्योंकि 1 की वैल्यू डालते 0/0 फॉर्म आ जाती। तो ये 1 पे वैल्यू नहीं निकल रही। ऐसे केसेस में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लिमिट की। अब इसमें जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है तो ज्यादातर हम 99% केसेस में हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं, लेकिन यहां तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल अभी पढ़ाया भी नहीं है। अब यहां कैसे करेंगे? इसके फैक्टर कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर क्या होंगे? एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, तो केवल एक्स प्लस 1 बचेगा और यहां वैल्यू डाल देंगे तो 1 प्लस 1 वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इसकी लिमिट तो 2 आ गई, लेकिन फंक्शनल वैल्यू नॉट डिफाइन है इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो इनका काम पड़ता है लिमिट में। अगर मैं बात करूं तो लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है? लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x एट x इक्वल टू a, एफ एक्स टेक्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मान लो कोई फंक्शन है और वो x इक्वल टू a पर क्या दे रहा है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितनी होती है? 7, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। ये सारी 1 2 3 4 5 6 7। देन वी कंसीडर द वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट विच आर नियर टू ए। ये बात
बहुत अच्छी है। मतलब कभी कभी उस पॉइंट पर वैल्यू ना निकल पाए तो हम लिमिट निकालते हैं। लिमिट का मतलब है ए के आसपास वैल्यू निकालते हैं। अब आसपास से क्या मतलब है, ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं। इसको डिनोट कैसे करेंगे, x टेंडिंग टू a f(x) ऐसे डिनोट करेंगे इसको। अब आसपास से क्या मतलब है उसके बारे में थोड़ा देख ले रहे हैं। मान लो अगर मैं आपसे बोलूं ये कोई रियल लाइन है, मान लो ये कोई रियल लाइन है, यहां 0 है, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, यहां पे मान लो कोई एक पॉइंट है x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए। अब x इक्वल टू ए पर आने के कितने तरीके हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है ए पर आने के तरीके कितने हैं। तो x पे ए की तरफ हम रियल लाइन पे जब बात करेंगे तो ए पर आने के, रियल लाइन पे जाने के दो ही तरीके होते हैं किसी पॉइंट पे। एक तो हम लेफ्ट से जा सकते हैं, एक राइट से आ सकते हैं। लेफ्ट से जाएंगे तो हमें ए की तरफ जाना है, कहां से, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से जाएंगे तो बनेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट से आएंगे तो बनेगी RHL, RHL। मान लो कोई एक H है, मैं इसका फॉर्मूला भी समझा रहा हूं यहीं पे, LHL का। H है कोई, H की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लो कुछ 0.01 है, वैसे होती नहीं है H की वैल्यू 0 के हमें आसपास लेनी होती है, तो मान लो 0.01 है। अगर मैं बोलूं a माइनस एच कहां होगा, तो a में से कुछ घट गया, a माइनस एच का मतलब क्या है, a था और a में से कुछ घट गया, तो a माइनस एच यहां कहीं होगा, a के पीछे। इस पॉइंट का नाम मान लो क्या है, a माइनस एच। और अगर मैं कहूं a प्लस एच कहां होगा, तो राइट साइड में होगा, यहां पे। इस पॉइंट का नाम है a प्लस एच। तो लेफ्ट में क्या होगा, a माइनस एच, राइट में क्या होगा, a प्लस एच, और x इक्वल टू ए यहां होगा। अगर मैं पूछूं फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो वो f होगी। अगर f(x) कोई फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, f है। अगर मैं कहूं f माइनस एच किसको डिनोट कर रहा है, तो वो कर रहा है a से जस्ट पहले थोड़ा सा छोटा सा। अगर मैं ये और कह दूं यहां पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कोई 0 जैसा नंबर है और a में से h घट गया, तो मतलब h के a के कहां गए हम, पीछे। अगर मैं कहूं तुमसे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस एच, इसका मतलब है a से हम कहां चले गए, आगे। इसी को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। यही किसका फॉर्मूला है, राइट हैंड लिमिट का। और ये किसका है, लेफ्ट हैंड लिमिट का, क्योंकि ये लेफ्ट में है ना, ए के लेफ्ट में ये है और ए के राइट में ये है। तो इसी के बारे में बात करेंगे आगे। अगर मैं पूछूं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, तो यही इसके फॉर्मूले हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट होती क्या है, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, अगर मैं कहूं लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, a माइनस क्यों किया है, a माइनस डिनोट करता है लेफ्ट को, माइनस किसको डिनोट करेगा, लेफ्ट को। ऐसी राइट हैंड लिमिट में अभी फॉर्मूला लिखूंगा इसका। अच्छा, कहां पे निकाल रहे हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, a पर। कहां पर निकाल रहे हैं हम, a पर। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला कहूं तो तुम्हें वही वाला फॉर्मूला याद रखना है, क्या किया था हमने। वैसे इस फॉर्मूले की कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली, हम क्वेश्चन जो करेंगे वो कंसेप्ट से ही कर देंगे। बस आपको याद रखना है लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है ए के लेफ्ट में, और राइट हैंड लिमिट का मतलब है ए के राइट में, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने क्या किया था, a में से h घटाया था, a माइनस एच। और राइट हैंड लिमिट में हमने क्या किया था, a में h जोड़ा था। ये वैसे इसके फॉर्मूले, ये लिख रहा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है और ये राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये a माइनस पे है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, ऐसे भी डिनोट कर देते हैं इनको, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखना चाहो रख लो, लेकिन इसका हमें बिना फॉर्मूले के ही हम क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद आई एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में क्या होता है, अब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, अगर मैं कहूं लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट कब करेगी ये लिमिट, दो ही केसेस में एग्जिस्ट करेगी। सबसे पहले तो हमने जो LHL लगा लिया है, LHL एट x इक्वल टू a, वो बराबर आना चाहिए RHL एट x इक्वल टू a। LHL और RHL दोनों फंक्शन की क्या होनी चाहिए, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी बराबर होनी चाहिए। और दूसरी चीज एंड फाइनाइट भी होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मेरी, ये वाली लिमिट, वो कब एग्जिस्ट करेगी, अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्ट या फाइनाइट भी,
ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, और दूसरी चीज ये दोनों क्या हो, इक्वल भी होनी चाहिए, तो हम कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है, ध्यान रखना लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब LHL और RHL दोनों क्या होने वाली है, बराबर और फाइनाइट भी आ जाए। उसके बाद अब कुछ मेथड्स हैं इवेल्युएटिंग लिमिट के लिए। पहला मेथड है डिटर्मिनेट फॉर्म। अब डिटर्मिनेट फॉर्म तो मैंने बता दिया, सिंपल, जो भी वैल्यू पे पूछे लिमिट, उस वैल्यू को उस फंक्शन में रख दो, लिमिट निकल आएगी। जैसे कि मैं कहूं कोई भी फंक्शन दे दूं, f(x = 2x² + 3, अगर अब पूछूं लिमिट निकालो x टेंडिंग टू 2 पे f(x) की, तो क्या आएगी वो लिमिट x टेंडिंग टू 2, और ये फंक्शन रख दो यहां पे, यहां रखोगे तो 2 × 2 का स्क्वायर + 3, तो 4 2 8, 11 आंसर आ गया इसका। अगर मैं कहता फंक्शनल वैल्यू कितनी आ रही है 2 पे, f2 की वैल्यू, तो वो भी तो यही आती 2 × 2² + 3, तो 11 ये भी आती। तो फंक्शनल वैल्यू और लिमिट बराबर आ गई। क्यों बराबर आ गई, क्योंकि फंक्शन बहुत इजी था हमारे पास, फंक्शन था डिटर्मिनेट फॉर्म वाला। तो डिटर्मिनेट फॉर्म में क्या होता है, डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x = a, कहां, फंक्शन में, इन द फंक्शन। सब्स्टिट्यूट कर देना है कहां, हमें इन द फंक्शन, इस फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है। इफ द वैल्यूज कम आउट टू बी डेफिनेट वैल्यू, कैसी वैल्यू आ जाए, डेफिनेट मतलब फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो देन इट इज अ लिमिट। इस केस में बनेगा क्या, इस केस में जो लिमिट होगी और जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो दोनों क्या आ जाएंगी, आराम से बराबर, बहुत आराम से। ठीक है, ये डिटर्मिनेट फॉर्म होती है। बेसिकली इसके क्वेश्चन भी नहीं आने वाले, हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में बात करनी है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में बात करें तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है बेटा 7, जिनके बारे में हम अलग से देख ले रहे हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी होती है, फॉर्म्स कौन सी होती है, पहली होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है 0/0, दूसरी कौन सी होती है, ∞/∞, थर्ड 0 × ∞, फोर्थ ∞−∞, फिफ्थ 1 to the power ∞, 6 0 to the power 0, 7 ∞ to the power 0, ∞ to the power 0। ठीक है, ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। पहली बात तो ये, आपको ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म याद रखनी है। क्यों रखनी है, कभी कभी पेपर में क्या आ जाता है, 4 इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे देगा, पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो जो वाली नहीं होगी वो ऑप्शन लगा देना है टिक। तो हमें 7 याद रखनी है। अब याद कैसे करेंगे, देखो ये चारों तो आराम से याद हो जाएंगी। बेसिकली सही बताऊं तो ये 2 फॉर्म है, ये वाली 2 फॉर्म जो है ये ही मेन है, इन सब से ही ये जो बची हुई 5 है ये बनी है। कैसे, 0/0 और ∞/∞ तुम्हें हमेशा याद रखनी है। उसके बाद 0 × ∞, कैसे, देखो मान लो 0 × ∞ फॉर्म है, 0 × ∞ में क्या है, ये है क्या, पहले ये समझ लो। मान लो कोई भी फंक्शन है, मैं एक फंक्शन दे रहा हूं f(x = x cot x), समझना, तो लिमिट x टेंडिंग टू में 0 दे रहा हूं f(x) के लिए, तो क्या आएगा बताओ, x cot x। अब यहां रख के देखना, तो देखो यहां रखोगे 0 तो 0 इंटू, और cot 0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। cot 0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। अब इस केस में क्या करोगे, ये फॉर्म कैसी बनेगी, 0 × ∞ फॉर्म। अब जब भी 0 × ∞ फॉर्म बने तो हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, आप ये देखो इन्फिनिटी किसने दिया है, इन्फिनिटी दिया है कॉट ने हमें, तो कॉट को आप ऐसा करो कुछ 1/, में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x कॉट को क्या लिख सकते हैं, 10। अब देखना, अब जैसे ही रखोगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी। तो जब भी हमें इन्फिनिटी दिखेगा तो हम क्या कर लेंगे, इन्फिनिटी को 1/0 में बना लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी फॉर्म, 0/0, ये वाली फॉर्म ही मिल जाएगी। हमें 1 पे ही आना है, पहली फॉर्म पे ही आने हैं सारे क्वेश्चन, ऐसे करके हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं ∞−∞ का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, ∞−∞ फॉर्म का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, तो ये इन्फिनिटी क्या है, 1/0 -1/0। अब इसे ये मत समझना कि इन्फिनिटी को हमने 1/0 कर दिया, कोई भी मान लो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, अब ये जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी दे रहा है, तो हम उस फंक्शन को ऐसा कुछ कन्वर्ट करेंगे, उसे 1/, में लिखेंगे तो 1/0 पे कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन। और यहां भी कोई फंक्शन होगा वो भी 1/0 में, फिर उसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, हमेशा उसका क्या करेंगे, हमेशा एलसीएम ले लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0/0 में
कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी कन्वर्ट हो गई। अब बात आई इन तीनों की, इन तीनों में हमें क्या लेना पड़ता है, लॉग। भले ये मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, या तो क्वेश्चन यहां से आता है या इन दोनों से आता है बस, ठीक है, इन दोनों से आएगा क्वेश्चन या यहां से आएगा। अगर मैं कहूं 1 की पावर इंफिनिटी वाला जो क्वेश्चन है, तो 1 की पावर इंफिनिटी, वैसे तीनों में क्या करना होता है हमें, वैसे नॉर्मली तो हमें लॉग लेके करने होते हैं, तो इस वाले को भले ही हम लॉग लेके नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 1 की पावर इंफिनिटी, अगर मैंने लॉग ले लिया, समझो मेरी बात, तो लॉग 1 की पावर, अब ये मत सोचना लॉग 1 की पावर इंफिनिटी, लॉग 1 की पावर इंफिनिटी के आगे लॉग ले लिया, ये भी कोई फंक्शन है जो 1 दे रहा है, ये भी कोई फंक्शन है जो इंफिनिटी दे रहा है, लिमिट रखने के बाद। तो जैसे ही हमने लॉग 1 टू द पावर इंफिनिटी रखा, इन लॉग क्या करता है, इस फंक्शन को ऊपर वाले को आगे ले आएगा, इंफिनिटी log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो देखो ये भी इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया थर्ड वाली में। और इंफिनिटी इंटू 0 को हमें पता है, इंफिनिटी इंटू 0 में हमें क्या करना पड़ता है, इंफिनिटी को 1/0। देखो ये भी 0/0 में, बेसिकली ये सारी फॉर्म जो है वो सब 0/0 में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके आगे लॉग लेके देखो, log 0 टू द पावर 0 के, तो 0 log 0, और log 0 की वैल्यू इंफिनिटी, ये भी 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बन गई, तो ये भी क्या हो जाएगी 0/0। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इंफिनिटी टू द पावर 0 वाली, इसमें लॉग लेके देखना, log इंफिनिटी टू द पावर 0, तो 0 log इंफिनिटी, और log इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी। ये क्यों समझाया है, क्योंकि कभी कभी इन तीनों में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कहेगा कि इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी क्यों नहीं हो सकता, ये फॉर्म क्यों नहीं हो सकती इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी, या बोलेगा 0 की पावर इंफिनिटी क्यों नहीं हो सकती। तो ये कंफ्यूजन होती है, उसको दूर करने के लिए मान लो किसी के दिमाग में आया कि इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी क्यों नहीं हो सकती, तो लॉग लेके देख लो ना, log इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी, जैसे ही इंफिनिटी को आगे लाओगे तो इंफिनिटी और log इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी, ये कोई फॉर्म नहीं होती, ये कोई फॉर्म नहीं होती। इस केस में मान लो किसी ने कहा 0 की पावर इंफिनिटी क्यों नहीं होती, 0 की पावर इंफिनिटी नहीं होगी क्योंकि log लेके देख लो, इंफिनिटी log 0, और log 0 की वैल्यू फिर इंफिनिटी, तो ये वाली फॉर्म्स नहीं होती क्योंकि ये 0 इंटू इंफिनिटी में कन्वर्ट नहीं होती। तो याद रखना है 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। अब ऐसी फॉर्म आ गई तो हम करेंगे क्या, 0/0 केस बन गया और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बन गया, इन फॉर्म्स के लिए हम करेंगे क्या, तो इन्हीं के लिए हम आगे पढ़ेंगे, इन्हीं के क्वेश्चंस करेंगे आगे, ठीक है। इनके लिए हमें पढ़ना होता है एल हॉस्पिटल रूल। क्या पढ़ना होता है, एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल्स रूल क्या होता है, अगर कोई भी दो फंक्शन है, मान लो कोई भी दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, अगर मैं पूछूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, कोई भी पूछूं, और मान लो ए इसमें डाला, एफ में ए डाला, तो वो 0 आ गया, या लिमिट, या ऐसे लिख दो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए करी तो वो 0 आ गई, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स में करी नीचे वाले फंक्शन में, वो भी 0 आ गई। तो ये फॉर्म कौन सी बन गई, 0, या ये क्या बन गई, मान लो 0/0 फॉर्म, या बन गई इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। इन दोनों केसेस में क्या यूज होता है, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल। अब क्या होता है ये रूल, ये रूल कुछ नहीं कहता, बहुत इजी रूल है और सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन होने वाले हैं, 99% क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। इसमें करना क्या होता है, लिमिट को एज इट इज रहने दो, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, ऊपर वाले फंक्शंस का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, और नीचे वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन कर दो, और फिर दोबारा ये ए को इसमें रख के देखो, मान लो कि ये दोबारा ए इसमें रखा और एफ डैश ए की जो वैल्यू है वो भी दोबारा 0 आ गई, और जी डैश ए की भी 0 आ गई, फिर क्या करोगे, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अगेन अप्लाई मतलब दोबारा डेरिवेटिव कर दो एफ ए का, एफ एक्स का, और यहां पे दोबारा डेरिवेटिव कर दो जी एक्स का। यही काम आगे करते रहो जब तक कि 0/0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म खत्म ना हो जाए। अच्छा, याद क्या रखने वाली बात है कि तुमको कभी ऐसा नहीं है कि इनडिटरमिनेट 0/0 फॉर्म ना बने तब भी जबरदस्ती एल हॉस्पिटल रूल घुसा दिया, 0/0 दिखे या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी दिखे, हमेशा तुम्हें 0/0 दिखे या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी दिखे तभी एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है, वरना नहीं करना कभी, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल की बात ये आ गई। ये कब यूज करना है, एक तो एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू 0 आ जाए। अच्छा, ये दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस भी होने चाहिए और डिफरेंशिएबल भी। वैसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल ही होंगे। तो हमें क्या कर देना है,
इनका डेरिवेटिव कर देना है, एफ एक्स का एफ डैश एक्स और जी एक्स का जी डैश एक्स। और ये रूल कहां और एप्लीकेबल होता है, जब लिमिट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, चाहे तो 0/0 हो चाहे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो, रूल एप्लीकेबल अप्लाई हो जाएगा। ठीक ठीक है। इसके बाद क्या है, ये वही है नोट। इस नोट में क्या था कि मान लो एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स में दोबारा एक एक्स इक्वल टू ए डाला, फिर भी 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, तो हम क्या करेंगे, फिर अगेन अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। मतलब एफ डैश एक्स को दोबारा क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स और जी डबल डैश एक्स दोबारा करेंगे। ये रूल जब तक लगाना जब तक कि 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म खत्म ना हो जाए। ठीक है। इसके बाद हाँ, अगर मान लो कभी कभी क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल से क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं, मैं दिखा दूंगा कैसे क्वेश्चंस में। मान लो साइन एक्स आ गया क्वेश्चन में, या टेन एक्स आ गया, खास करके जब, या लॉग वाला ये आ गया, ये जब जाके क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, तो हमें एल हॉस्पिटल रूल फिर यूज नहीं करना। करेंगे एल हॉस्पिटल करोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक्सपेंशन लगा लोगे तो छोटा रहेगा। एक्सपेंशन में कौन कौन से आपको याद ही होनी चाहिए अभी, बिल्कुल, ई की पावर एक्स, log 1 प्लस एक्स, log 1 माइनस एक्स। ये कहां से आते हैं, मैक्लॉरियन सीरीज से। ये मैं सब एक्सपेंशन प्रूफ करा दूंगा जब मैक्लॉरियन सीरीज पढ़ाऊंगा। ठीक है। मैक्लॉरियन सीरीज होती है, ठीक है, टेलर सीरीज से बनती है, ये टेलर सीरीज का स्पेशल केस है। ठीक है। तो ये मैक्लॉरियन सीरीज जब बन जाएगी तो ये प्रूफ हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन, log 1 प्लस एक्स, log 1 माइनस एक्स, इनका बताऊंगा क्वेश्चंस में, बताऊंगा कि इनका क्या यूज है। ठीक है। साइन एक्स का एक्सपेंशन, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, ये तीनों और याद कर लो। साइन एक्स का, कॉस एक्स और टेन एक्स, ये तीनों इंपोर्टेंट है बस। अब मान लो ये वाले, ये सारे इंपोर्टेंट हैं, ये याद भी कर सकते हो डायरेक्ट, और याद नहीं करते तो समझ लो बस। मान लो क्वेश्चन आया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, जैसे ही 0 इसमें डालोगे साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस ये 0/0 फॉर्म आ गई। क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल। अब छोटा मोटा डिफरेंशिएशन सब पे आता होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पड़ा है, कॉस एक्स, और एक्स का 1, जैसे ही इसमें 0 डालोगे कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इसकी लिमिट क्या आ जाती है, 1। वैसे हमको याद रखना है साइन एक्स अपॉन एक्स की एक्स टेंडिंग टू 0 पे लिमिट कितनी होती है, हमेशा 1। ठीक है। ऐसे ही सेम टेन एक्स अपॉन एक्स करके देख लो, टेन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स, 0 रखोगे टेन 0 अपॉन 0 फॉर्म, जो रखोगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1, और जैसे डालोगे सेक स्क्वायर 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है। ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, मतलब इनको कर सकते हो प्रूफ। मान लो ये करना है, एक्सटेंडिंग टू 0 टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, तो टेन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या है, सॉरी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। जैसे ही टेन इनवर्स 0 रखोगे 0/0 फॉर्म बन गई। जैसे ही 0/0 फॉर्म बनी, क्या करोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का क्या होता है 1। जैसे ही 0 रखोगे तो 1/1 प्लस 0, यही तो 0 आएगा बस। जैसे ही आएगा बना गया आंसर। तो ये सारे एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हो। अच्छा ये वाला और देख लो, इसके लिए ये है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स, सॉरी साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स। ये एक्स डिग्री है। देखो जब भी एंगल आए ना, साइन एक्स कॉस एक्स, तो एंगल जो है हमेशा रेडियन में लेना है। एंगल किस में लेना है, रेडियन में। ये डिग्री है तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना जानते हो, पाई अपॉन 180 अपॉन एक्स। अब रख के देखो 0 रखो, देखो तो साइन 0/0 फॉर्म बन गई। जैसे ही 0/0 फॉर्म बनी, क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, कॉस एक्स पाई अपॉन 180 और इनटू पाई अपॉन 180 अपॉन 1। जैसे ही इसमें cos 0 रखोगे तो cos 0 ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ही इसमें x की क्या रखोगे 0, जैसे ही 0 रखोगे cos 0 1 होता है, और पाई अपॉन 180, तो आंसर क्या आ गया, पाई अपॉन 180। तो इसका आंसर क्या आ गया, पाई अपॉन 180। ऐसे ही cos 0 इसमें तो डायरेक्ट ही आ गई,
ऐसे ही है, साइन का डेरिवेटिव कर लेंगे और नीचे 1 हो जाएगा, ये भी वैल्यू बना जाएगी। इसके बाद में ये सारे एल हॉस्पिटल रूल से हो रहे हैं या डायरेक्ट वैल्यू पुट हो रही है, ठीक है। अच्छा ये वाला और देख लो, ये वाला लिमिट x टेंडिंग टू 0 सॉरी इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 1/x अपॉन 1/x। देखो जैसे ही 1/x इन्फिनिटी को यहां डालोगे तो 1 इन्फिनिटी क्या होता है 0, ठीक है। जैसे ये 1/x जैसे ही इन्फिनिटी को यहां डालोगे तो ये क्या हो गया 0, और साइन 0 की वैल्यू 0/0 फॉर्म, क्या बन गई है 0/0 फॉर्म। एक मिनट, 0/0 फॉर्म। अब जैसे ही इसमें वैल्यू रखोगे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब 0/0 फॉर्म बन गई। एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, साइन का कॉस और 1/x का -1/x स्क्वायर, ये कट गए। और जैसे ही सॉरी ये इन्फिनिटी यहां डालोगे कॉस 1/∞ क्या हो गया 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। सारे क्वेश्चंस कहां से होने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस एल हॉस्पिटल रूल से ही होने वाले हैं। इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल लग जाए, करके देख लेना, ठीक है। अब ये केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला केस। कौन सा 1 टू द पावर इन्फिनिटी। बाकी जितनी भी पावर वाली फॉर्म है उनमें सब में लॉग लेना है, लेकिन 1 की पावर इन्फिनिटी का अलग से बता रहा हूं। जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी ऐसा देखे, देखो लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस fx टू द पावर gx। अब a वेयर लिमिट x टेंडिंग टू a fx की लिमिट क्या आ जाए 0 एंड लिमिट x टेंडिंग टू a gx की वैल्यू क्या आ जाए इन्फिनिटी। मतलब इसमें लिमिट डालूं तो 0 आ जाए, इसमें लिमिट डालूं तो 0 आ जाए, और पावर में लिमिट डालूं ये वाली तो इन्फिनिटी आ जाए। तो ये फॉर्म बनेगी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, जिसको मैं 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म भी बोलता हूं। इसको क्या बोलता हूं मैं 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी। तो हमेशा आपको क्या करना है 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनानी है। जैसे ही 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखना है, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी 0 दिया था जिसने fx ने, और किसका जो पावर में हो उसका, मतलब e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू a जो भी लिमिट है, और इसका दोनों का क्या कर देना है मल्टीप्लाई। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब मान लो कभी कभी क्वेश्चन क्या आएगा, कभी क्वेश्चन ये आएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू a यहां पे fx और टू द पावर gx। अब क्या होगा, जैसे ही ये डालोगे तो ये 1 fx की लिमिट क्या आ जाएगी 1, वेयर लिमिट x टेंडिंग टू a fx की लिमिट 1 आ जाएगी, और लिमिट x टेंडिंग टू a gx की लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी, gx की लिमिट क्या आ जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये फॉर्म बनेगी 1 की पावर इन्फिनिटी। ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में डायरेक्ट इसमें 1 जोड़ देना और 1 घटा देना है। क्या जोड़ोगे 1 जोड़ोगे 1 घटाओगे, डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, याद कर लेना। e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx में से 1 माइनस कर देना है, और इनटू gx। ऐसा क्यों हुआ, देखो कुछ सोचो, ये 1 है, ये इन्फिनिटी है, यहां देखो ये 1 है लिमिट x टेंडिंग टू a। अगर मैं ऐसा करूं कि 1 जोड़ दूं fx माइनस 1 और एक 1 घटा दूं, अब देखना इसकी लिमिट पहले से 1 थी और 1 माइनस 1 क्या हो गया, ये वाला फंक्शन 0 दे रहा है नहीं दे रहा। अब ये वाला फंक्शन क्या दे रहा है, एक मिनट, ये वाला फंक्शन 0 दे रहा है और ये वाला फंक्शन क्या दे रहा है इन्फिनिटी, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद सैंडविच थ्योरम की बात करेंगे। 1 टू द पावर इन्फिनिटी के लिए वो याद रखना है बस। अब सैंडविच थ्योरम क्या होती है, सैंडविच थ्योरम में 3 फंक्शन होते हैं। मान लो कोई भी 3 फंक्शन है fx, gx एंड hx। 3 फंक्शन में fx सबसे छोटा है, उससे बड़ा gx है और उससे बड़ा hx है। अगर मैं कहूं कि gx जो है, सॉरी hx जो है
लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, सबसे छोटा फंक्शन एफ एक्स, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच एक्स, मतलब सबसे छोटे फंक्शन की लिमिट एल आ रही है और सबसे बड़े फंक्शन की भी लिमिट एल आ रही है। इफ, एक सेकेंड, इफ ये लिमिट भी एल आ रही है, ये लिमिट भी एल आ रही है, तो जी एक्स की लिमिट भी क्या आएगी, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स की लिमिट भी क्या आने वाली है, एल। क्यों आने वाली है, देखो मैंने क्या बताया है, अगर सबसे छोटा फंक्शन और सबसे बड़े फंक्शन की लिमिट एल आ जाए तो बीच वाले फंक्शन की भी लिमिट सेम ही आने वाली है। क्यों आने वाली है, ग्राफ से समझ लो। ग्राफ में क्या है, अगर मैं कहूं तुमसे, देखो एफ एक्स ये है, एफ एक्स सबसे छोटा, और एच एक्स क्या है ऊपर, देखो एच एक्स सबसे बड़ा है, एफ एक्स से तो बड़ा है ही ना, तो एच एक्स हमेशा ग्राफ कहां रहेगा, एफ एक्स से ऊपर। तो एच एक्स का है, देखो ये रहा, ये यहां नीचे से गलत बन गया है, ये यहां से नहीं आना चाहिए ग्राफ, नीचे से, ये जो है ऊपर से होना चाहिए, ये क्या है, एच एक्स। अब गौर से देखो, ये पॉइंट है, ये एल है, ये लिमिट, ये पॉइंट क्या है, ए कॉमा एल एक तरह से, तो ये पॉइंट का नाम क्या है, एल है। यहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एल, ए पर। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि एफ एक्स भी एल से होके जा रहा है और एच एक्स भी एल से होके जा रहा है, तो जी एक्स कहां है, एफ एक्स सबसे छोटा है और एच एक्स सबसे बड़ा है, तो जी एक्स तो बीच में ही होगा ना, तो जी एक्स कैसा देखेगा, ऐसा कुछ, ऐसा। तो जी एक्स भी कहां से निकल के जाएगा, इस पॉइंट से निकल के जाना ही पड़ेगा जी एक्स को। मान लो ये वाला ग्राफ देख लो, एफ एक्स नीचे है, इसके ऊपर क्या है, एच एक्स है। अब देखो जी एक्स को सोचोगे तो जी एक्स को जाना तो बीच में से ही पड़ेगा, अब जब बीच में रहेगा तो इस पॉइंट से तो क्रॉस होगा ही, इस पॉइंट से क्रॉस होगा कि नहीं होगा, यही एल है। मतलब एफ एक्स अगर एक पॉइंट से होके जा रहा है और उसी पॉइंट पे एच एक्स आ जाए, तो जी एक्स को वहीं से होके जाना पड़ेगा, मतलब उसकी लिमिट भी क्या आ जाएगी, एल, उसकी लिमिट भी क्या आ जाएगी, एल। यही सैंडविच थ्योरम कहती है। अब बात आई कंटिन्यूटी की, देखो लिमिट की बात खत्म हो गई, लेकिन कंटिन्यूटी लिमिट पे ही डिपेंड है। लिमिट अगर समझ में आ गया तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी सब एक ही है। कंटिन्यूअस होता क्या है, कोई भी ग्राफ कंटिन्यूअस जब कहलाता है, ग्राफ या कोई फंक्शन, फंक्शन का ही ग्राफ बनता है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब उसमें कोई ब्रेक ना हो, उसमें कोई कट ना हो। मान लो कोई एक ग्राफ है, वो ऐसा है, ये ये फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, तो गौर से देखोगे तो इस पॉइंट पे ब्रेक है और इस पॉइंट पे ब्रेक है, तो इन जगह, दोनों जगह क्या है फंक्शन, डिसकंटीन्यूअस। डिसकंटीन्यूअस, जहां भी ब्रेक होता है उस पॉइंट्स को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी कहां पे है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दो पॉइंट पे। यहां पे पूछो यहां से यहां तक फंक्शन कैसा है, तो कॉन्टिन्यूअस है। ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। अगर मैं पूछूं साइन एक्स का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का, अगर मैं पूछूं ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। देखो कहीं भी ब्रेक हो रहा है, ये सीधा सीधा आ रहा है, ये बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, तो इसका मतलब कैसा ग्राफ है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्यों होता है, इसके पास एक भी ब्रेक और गैप नहीं होता कुछ भी। अगर जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता उसका नाम क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। क्या नाम होता है उसका, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूटी एक पॉइंट पे चेक करनी है। मान लो अगर मैं कहूं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, कब होगा कंटिन्यूअस कोई फंक्शन, इफ, ये याद कर लो बस, एल एच एल निकालनी है ए पर, एल एच एल एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए और इक्वल टू एफ ए। ये तीनों चीज क्या होनी चाहिए, बराबर। ये तीनों चीज क्या होनी चाहिए, बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट ए पर, मतलब सीधा सीधा कहूं, यहां ए के एक्स इक्वल टू ए के, यहां पे लेफ्ट में ए माइनस एच पर और ए प्लस एच पर, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यही तो बोलते हैं एफ ए माइनस एच, इसकी वैल्यू, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच, इसकी वैल्यू और ए की वैल्यू, इस पे क्या होगी वैल्यू, एफ ए। ये तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर मान लो ब्रेक हुआ, मान लो कोई भी फंक्शन ले लूं और उसमें ब्रेक है,
ये यहाँ पे ब्रेक है, मान लो ये ब्रेक है, तो इसकी जैसे ही तुम फंक्शन वैल्यू निकालोगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे वो अलग अलग आएगी। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कहना है, कंटिन्यूअस मतलब वो ब्रेक ना हो रहा हो, वो ब्रेक ना हो रहा हो, तो क्या चीज होनी चाहिए बराबर? तीन चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये तीनों चीज क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर ये तीनों चीज बराबर नहीं है, अब मैं बात करूं डिसकंटिन्यूटी की, तो डिसकंटिन्यूटी कब आएगी? या तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, ये दोनों बराबर ना हो, या ये तीनों में से ये दोनों बराबर हो, ये बराबर ना हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा कि डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगी हमें। तो डिसकंटिन्यूटी कब होगी? तो डिसकंटिन्यूटी के तीन केस हैं। मान लो एफ ही डिफाइन नहीं है, जो हमने एफ ए लिया है वो ही नॉट डिफाइन है, जो हमने एफ ए लिया है वही नॉट डिफाइन है, या एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट तो करके लेकिन इक्वल नहीं है। पहला केस तो ये, दूसरा केस एलएचएल एंड आरएचएल एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल। मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन इक्वल नहीं है। और तीसरा केस क्या हो जाएगा? मान लो एलएचएल और आरएचएल इक्वल भी है लेकिन वो एफ ए के इक्वल नहीं है। और चौथा केस क्या हो जाएगा कि एलएचएल, आइदर एलएचएल, आइदर एलएचएल और आरएचएल डज नॉट एग्जिस्ट। मान लो एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट ही ना करे, या तो एलएचएल या आरएचएल या दोनों ही एग्जिस्ट ना करे, तो चार केस बन जाएंगे। एफ ए ही डिफाइन ना हो, एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट कर जाए लेकिन इक्वल ना हो, इस केस में क्या होगा? एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल। तो ऐसे केसेस में इन डिसकंटिन्यूटी के नाम भी है जो तुम्हें याद रखनी है, जो पेपर में भी आते हैं। मान लो एलएचएल और आरएचएल इक्वल है लेकिन फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो इस केस को बोलते हैं हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर मैं कहूं एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसका ही नाम होता है दूसरा जंप, जंप डिसकंटिन्यूटी थोड़ी सी अलग होती है लेकिन आपके केस में जो क्वेश्चन आएंगे वो जंप और ये सेम ही होगी, जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और ये वाला केस होता है सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो रिमूवेबल कौन सी होती है? उसमें एलएचएल आरएचएल इक्वल तो होंगे लेकिन फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो वो जंप डिसकंटिन्यूटी होगी। और अगर एग्जिस्ट ही ना करें तो वो होगी सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये इसके टाइप है। ये नेक्स्ट पेज पे रिमूवेबल कौन सी होती है? एलएचएल आरएचएल इक्वल तो होंगे, रिमूवेबल कौन सी होगी? एलएचएल इक्वल टू आरएचएल बट नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, ये वाली जो होती है डिसकंटिन्यूटी, इसका नाम होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, या इसका क्या नाम है? जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। तो जंप डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? इसमें क्या होगा? एलएचएल आरएचएल बोथ एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल, मतलब एलएचएल एंड आरएचएल एग्जिस्ट बट एलएचएल की वैल्यू जो है वो आरएचएल के बराबर नहीं होगी। अगर ऐसा केस है तो फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी है, जिसका नाम हम कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। अगर मैं बोलूं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या होती है, तो एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट एलएचएल, ये एलएचएल है, ये आरएचएल है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। यही डिसकंटिन्यूटी होती है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम ये सारे कंसेप्ट पढ़ ले रहे हैं, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, कब कब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो समझ लो पहले। तो डिफरेंशिएबल कब होगा? अगर कर्व के पास नो ब्रेक पॉइंट्स और नो शार्प एजेस, नो शार्प एजेस, मतलब अगर कर्व के पास कोई ब्रेक पॉइंट भी ना हो
ब्रेक मतलब डिसकंटिन्यूअस ना हो और कोई शार्प एजेस ना हो। मान लो ये तीनों पॉइंट है, देखो ये कर्व है, ये यहां तक आ रहा है, एक मिनट, ये यहां तक आ रहा है और ये यहां से यहां चला जा रहा है, तो यहां क्या आ गया, ब्रेक, ब्रेक, तो ये ब्रेक पॉइंट है, तो यहां पे फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। इससे क्या समझ में आ गया कि जहां भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस नहीं होगा वहां पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। मतलब अगर नॉट ब्रेक पॉइंट आ गया, नो ब्रेक का ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस, तो नॉट कॉन्टिन्यूअस इंप्लाइज दैट नॉट डिफरेंशिएबल, ये याद रखना है। मतलब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और शार्प एजेस क्या होते हैं, जैसे कि ये ग्राफ देख लो, ये ग्राफ, ये इसमें क्या हो रहा है, यहां पे साफ साफ दिख रहा है शार्प एज है, ये शार्प एज है, तो यहां भी नॉट डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल कब कब नहीं होगा, जब या तो डिसकंटिन्यूअस हो या शार्प एज आ जाए। देखो जैसे कि ये और फिर यहां पे देखो ये भी शार्प एज है ना, ये तो यहां भी नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन गौर से देखो यह कॉन्टिन्यूअस है, नॉट डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और यहां भी डिफरेंशिएबल नहीं है, यहां भी क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। तो डिफरेंशिएबल ना हो तो जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो कह सकते हैं हम डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, ऐसा कर्व जिसके पास ना तो ब्रेक पॉइंट हो, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और ना ही शार्प एज हो। मान लो ये कोई ग्राफ है, ये तो ये ना तो इसमें शार्प एज है, इसको शार्प मत समझना, ये शार्प एज नहीं है, ठीक है, ना तो इसमें शार्प एज है और कॉन्टिन्यूअस भी है, तो ये डिफरेंशिएबल है। ये कैसा है, डिफरेंशिएबल। अगर मैं कोई भी ग्राफ बनाऊं, अगर मैं कोई भी ऐसा ग्राफ बनाऊं मान लो, तो ये देखो यहां डिफरेंशिएबल नहीं है और यहां डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस हर जगह है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का मेन फॉर्मूला तो ये होता है, अगर ए पर डिफरेंशिएबिलिटी, किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, अगर ए पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, सॉरी एफ डैश ए पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो इसका फॉर्मूला होता है एफ डैश ए का लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, अपॉन एक्स माइनस ए, तो ये होता है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अगर मैं करूं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात, एल एफ डैश ए की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, लेफ्ट से जा रहे हैं, तो लेफ्ट से जा रहे हैं तो एक्स की जगह हम क्या रखते हैं, हमेशा ए माइनस एच, तो रख के देख लो, यहां पे रख के देखो ए माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, एच टेंडिंग टू जीरो लेते हैं, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एक्स की जगह क्या रखोगे, ए माइनस एच माइनस ए से ए कट गया, तो क्या बचा केवल माइनस एच, क्या बचा केवल, ठीक है, माइनस एच। तो ये किसका फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को किससे डिनोट करते हैं हम, एल एफ डैश ए, एल मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। अगर मैं बात करूं आर एफ डैश ए की, तो सोचो क्या बनेगा फॉर्मूला, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स के क्या आएगा, ए प्लस एच, ए प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ ए अपॉन, यहां पे करोगे ए प्लस एच माइनस ए से ए कट गया, अब क्या कैसा एच बचेगा, पॉजिटिव का एच, कैसा बचेगा, पॉजिटिव एच। तो ये एल एफ डैश ए और आर एफ डैश ए क्या आना चाहिए, बराबर। अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएबल, तो याद रखना है कि एल एफ डैश ए और आर एफ डैश ए क्या होना चाहिए, बराबर, ठीक है, एल एफ डैश ए और आर एफ डैश ए क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है, तो एल एफ डैश ए और आर एफ डैश ए, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाए, उसके बराबर। अब यहां से कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशन देख लो, मैंने क्या बताया है, ये रिलेशन क्या होता है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इफ, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए,
तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, बट एंड नॉट कॉन्टिन्यूस है तो, बट यहां पे एक बात और याद रखो, बट कन्वर्ज नीड नॉट टू बी ट्रू। मतलब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कोई डिफरेंशिएबल भी हो, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा। एक मिनट, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी हो। लेकिन यहां से हम एक बात कह सकते हैं, नॉट कॉन्टिन्यूस, जो मैंने भी समझाया था, तो नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो नेसेसरली कंटिन्यूअस तो होगा, बट कन्वर्स उसका ट्रू नहीं है। इसका एग्जांपल दे दूंगा, जैसे कि मॉड एक्स जो है, आगे बताऊंगा क्वेश्चंस में, मॉड एक्स कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0। ये इसका काउंटर एग्जांपल है। अगर कोई फंक्शन कोई कहे कि कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल भी होगा, तो ये फंक्शन ऐसा है जो कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर नॉट कॉन्टिन्यूअस है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, आज हमने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तीनों टॉपिक कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें हम सारे पीवाईक्यू, जितने भी जहां भी पीवाईक्यू आए हुए हैं वो सारे पीवाईक्यू कवर कर लेंगे। ठीक है, हाँ, बहुत है आज के लिए।